ओके देन आज से हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम नंबर 2, बुक नंबर 2, कंपनी अकाउंट्स। ये कंपनी अकाउंट्स का सीबीएसई में वेटेज 24 मार्क्स का है। 24 मार्क्स में हमारे पास यहाँ पे आपको 3 चैप्टर दिख रहे हैं, लेकिन थर्ड चैप्टर आपके सिलेबस से कट चुका है पहले, लेकिन मेरे नोट से मैंने हटाया नहीं क्योंकि बीच में आरबीएससी में था ये। अभी प्रोबेबली आरबीएससी में भी ये चैप्टर अब नहीं। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर, ये 2 चैप्टर आपका 24 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। 2 चैप्टर। कंपनी मतलब हम यहां बात कर रहे हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस की। हमने 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस डील कर लिए। प्रोप्राइटरशिप हमने 11th में डील किया, और प्रोप्राइटरशिप में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाया गया था। पार्टनरशिप हमने अभी डील किया। हमें पार्टनरशिप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को नहीं बोला गया था, हमें पार्टनर्स के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे बात किया गया था। कंपनी में नीदर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को बोला जा रहा है और ना ही ऐसा कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन है। कंपनी में करना क्या है मेन, तो यहां हमारा सारा का सारा अकाउंटिंग ऑफ कंपनी वो है कंपनी के फाइनेंसिंग सोर्सेस से रिलेटेड। कंपनी को बिजनेस स्टडीज में आप 11th में पढ़ के आए हो, कॉर्पोरेट का मतलब पढ़ के आए हो, और कंपनी का सबसे मेन फीचर, कंपनी के पास कैपिटल नहीं, शेयर कैपिटल होती है। कंपनी के यहां पे कैपिटल नहीं, शेयर कैपिटल होती है। शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं, शेयर क्या है, और कंपनी ये जो शेयर कैपिटल शेयर होल्डर से अरेंज करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो हमें यहां सीखना है। ये कंपनी जब शेयर्स इशू करती है और शेयर होल्डर से कैपिटल कलेक्ट करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करती है। तो हमारा पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री बेस्ड है। कोई लेजर नहीं बनेगा, सिर्फ जर्नल एंट्री बनेगी। कभी कभी लेजर मांगने को एक आता है तो हमें कैश बुक बनानी होती है, वो भी बहुत सिंपल कैश ट्रांजैक्शंस के साथ। बाकी इसमें सारा चैप्टर सिर्फ जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री में भी एज फार एज जर्नल एंट्रीज आर कंसर्न, पूरे कंपनी के फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर लिमिटेड 14 to 15 जर्नल एंट्रीज हैं सिर्फ। उसके अलावा और कोई जर्नल एंट्री भी नहीं है, कोई जर्नल एंट्री नहीं। वही मतलब 5 to 6 क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों का ये कंडीशन होगा कि जैसे मैं जर्नल एंट्री आपको बोलूंगा, ट्रांजैक्शन बोलूंगा, आप जर्नल एंट्री सीक्वेंस में सुना दोगे मेरे को, सीक्वेंस में। कभी किसी की जर्नल एंट्री गलत होती नहीं है, क्योंकि होती 13-14 जर्नल एंट्रीज है जो सबको याद हो चुकी होती है। मेन प्रॉब्लम उस जर्नल एंट्री का अमाउंट, कि किस अमाउंट से वो एंट्रीज बनेंगी। तो यहां पूरा फोकस हमारी कैलकुलेशन वाले पार्ट पे है। कंप्लीट काम कैलकुलेशन का है। ये कैलकुलेशन आपका गलत है तो आप कितनी भी सही एंट्रीज लिख के आ जाइए, यू विल गेट 0। जर्नल एंट्री सही होने का मार्क्स नहीं होता, जर्नल एंट्री सही तब होती है जब उसका अमाउंट सही होता है। अमाउंट गलत मतलब यू विल स्कोर 0। और सिर्फ उस 13 एंट्रीज पे अभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और उन्हीं 13 एंट्रीज पे सीए फाउंडेशन में अभी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 15 मार्क्स मतलब जो लेवल हम यहां पढ़ रहे हैं वही लेवल सीए फाउंडेशन में एज इट इज काम में आ जाएगा, एज इट इज। वो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है, वो अलग बात है। इस वाले कंटेंट में इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनता ही नहीं है वहां पे। कई तो ऐसे क्वेश्चंस है जो 12th में 6 मार्क्स में आया, वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन विद सम वैल्यू चेंज करके 15 मार्क्स में दे दिया। सबसे पहले कंपनी का मतलब, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर अंडरटेकिंग अ बिजनेस। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बचपन से पता है हमें आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है आर्टिफिशियल पर्सन।
ये पर्सन की तरह बर्थ नहीं लेता, लेकिन ये लॉ से बर्थ लेता है। और लॉ यानी कंपनीज एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस कंपनीज लॉ के अंदर कंपनी को हम रजिस्टर कराते हैं, और जैसे ही हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है कंपनी पैदा हो जाती है और एग्जिस्टेंस में आती है। और कंपनी ही प्रोप्राइटरशिप में हम बोलते हैं सेपरेट नहीं बोलते, हम सेपरेट एंटिटी बोलते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी अकाउंटिंग, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते। वहां ओनर या पार्टनर ही बिजनेस के साथ होते हैं, इसलिए वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता बिजनेस। लेकिन कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। प्रोप्राइटरशिप लायबिलिटी अनलिमिटेड, पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड, कंपनी लायबिलिटी ऑफ ओनर यानी शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट गिवन बाय देम टू द कंपनी। जिसने जितना कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं आएगी, कंपनी बंद होती है, आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं। कंपनी लॉस में है, वो लॉस कंपनी बेयर करेगी, शेयर होल्डर उसके लिए पैसा लाके घर से नहीं देंगे। नॉर्मली अ शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स, द ओनर ऑफ व्हिच आर नोन एज मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, इट बीइंग सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ द मेंबर डज नॉट अफेक्ट द कंपनी। ये 11th में जो चैप्टर नंबर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस, उसमें बहुत डिटेल में सबका कुछ पढ़ा हुआ है, जिसका हमारी अकाउंटिंग से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। कॉमन सील वाला पॉइंट आपका सबका पढ़ा हुआ है। कंपनी का कॉमन सील होता है, ये कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करना है, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, व्हाट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स? शेयर होल्डर अपनी ओनरशिप यानी अपनी शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। देन आर्टिफिशियल पर्सन है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, ये एक ऐसी एंटिटी है जिसमें मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग है। ओनरशिप इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स कैपिटल दे रहे हैं, तो ओनर और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट हैं, जबकि किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये सेपरेट नहीं होते। कॉमन सील परपेचुअल एग्जिस्टेंस, व्हाट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस? ओनर की डेथ हो, इंसॉल्वेंसी, कुछ भी हो, कंपनी एग्जिस्ट करती है, बंद नहीं होती। टाइप ऑफ कंपनी ओपीसी 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सब जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, ये सारे पार्ट पे आपको ज्यादा से ज्यादा एक एमसीक्यू मिल सकता है, और वो भी चांस कम होते हैं, इसमें से कोई थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। मैं स्पेसिफिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कोई थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट स्टिल हमें ये पता होना चाहिए, और ये पता आपको सब 11th में बिजनेस स्टडीज से है, वो अलग बात है। समझ गए, समझ गए। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस भी पूरा पढ़ के आए हो 11th बिजनेस स्टडीज के अंदर। एग्जैक्टली ये नोट्स भी मैंने वहीं से बनाया है, इनकॉर्पोरेशन पूरा वहीं से पढ़ा है। सबसे पहले प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब मैं अपनी काम की बात यहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब, व्हाट इज शेयर? पार्ट ऑफ कंपनीज, अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल इज नोन एज शेयर। मतलब कंपनी ने डिसाइड किया हमें 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए, या हमें 100 लाख का कैपिटल चाहिए, तो अब 100 लाख का कैपिटल के लिए हम पब्लिक के पास जाते हैं और पब्लिक को इनवाइट करते हैं, आइए हमारी कैपिटल में कंट्रीब्यूट करिए और कंपनी के ओनर बनिए। जितना कैपिटल आप देंगे उसी प्रोपोर्शन में आप कंपनी की ओनरशिप मिल जाएगी, और कंपनी का प्रॉफिट आपको उसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। किस प्रोपोर्शन में डिविडेंड मिलता है? कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिविडेंड मिलता है, नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे डिविडेंड मिलता है। अब कौन कितनी कैपिटल दे रहा है कंपनी को, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कैसे होगा? तो हमने क्या किया, कंपनी की टोटल कैपिटल को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दिया। सपोज 100 लाख का कैपिटल चाहिए, तो हमने 100 लाख की कैपिटल को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दिया कि चलिए हम अज्यूम करते हैं कंपनी की कैपिटल का एक पीस 10 रुपए का बना देते हैं, तो 100 लाख की कैपिटल का मतलब कंपनी के कितने 10 रुपए का एक पीस
तो कंपनी की कैपिटल को स्मॉल पीसेस में बना दिया, एक पीस की वैल्यू क्या कर दी हमने 10 रुपए, और ऐसे 10 लाख पीस बन जाएंगे। अब किसी को कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट करना है तो उसे कंपनी से 10 पीस ऑफ कैपिटल लेने हैं। बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल इन कंपनी, इन शॉर्ट हम ये बोले कि इसका नाम शेयर क्यों पड़ा होगा, इन्वेस्टर आर शेयरिंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, और वो शेयर कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं, सर मैं 1 लाख रुपए शेयर करना चाहता हूं कंपनी की कैपिटल में, तो आपको कंपनी 10,000 शेयर दे देगी, पीसेस दे देगी, 10 रुपए का एक है तो 10,000 दिया, आपको 1 लाख हो गया। एक शेयर की जो ये प्राइस कंपनी फिक्स करती है, इट मे बी 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 100 रुपी, कुछ भी हो सकती है। दैट कंपनी विल डिसाइड कि वो अपने एक शेयर की क्या वैल्यू रखेगी, और जो भी ये वैल्यू डिसाइड की जाती है उसे हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। दैट इज नोन एज नॉमिनल वैल्यू, ऑल्सो नोन एज फेस वैल्यू। एक शेयर का जो प्राइस डिसाइड किया जाता है, जो वैल्यू रखा जाता है, कैपिटल को जिस पीस में ब्रेक किया जाता है, that one piece is known as face value. The price of the piece, the value of that piece is known as face value या nominal value. एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है, कम आएगा कैलकुलेशंस में, ध्यान रखिएगा। फेस वैल्यू यानी एक शेयर कितने का है, कितने का है, कितने में मिलेगा वो नहीं बोल रहा हूं, कितने का है। मतलब यदि एक शेयर 10 रुपए का है, उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो आपका कंपनी में जो राइट है वो 10 रुपए जितना है। अब कंपनी आपको वो एक 10 रुपए का शेयर देने के लिए आपसे 100 रुपए ले सकती है, 200 रुपए ले सकती है, 500 ले सकती है, 1000 ले सकती है, 2000 ले सकती है। यू वांना बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यू वांना सब्सक्राइब शेयर ऑफ द कंपनी। सर एक शेयर कितने का, फेस वैल्यू 10, बट हम आपको देंगे 300 में। वाई 290 एक्स्ट्रा ले रहे हो, दैट एक्स्ट्रा इज नोन एज प्रीमियम। क्यों? बिकॉज वी आर गिविंग यू अ प्रीमियम प्रोडक्ट। हम अपनी कंपनी में आपको कैपिटल दे रहे हैं, हम अपनी कंपनी में ओनर बनने का राइट दे रहे हैं। आप इस प्रीमियम कंपनी में आ रहे हो तो प्रीमियम चीज के लिए प्रीमियम देना पड़ेगा, तो वो 290 कंपनी प्रीमियम की फॉर्म में लेगी, और वो कंपनी का क्या है, प्रॉफिट। वो कैपिटल का पार्ट नहीं है। हमेशा कैपिटल का पार्ट किसे बोलते हैं, फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू इज पार्ट ऑफ कैपिटल, वॉट एवर एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी इज चार्जिंग फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज प्रीमियम, सेपरेटली रिकॉर्ड होगा और वो प्रॉफिट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, शेयर कैपिटल हो गया, और जो इसमें सब्सक्राइब करेंगे वो सब कहलाएंगे शेयर होल्डर। जैसी कंपनी उन्हें शेयर्स अलॉट करती है वो सब बन जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। अब शेयर्स की कुछ कैटेगरीज, अगेन ये पूरा चैप्टर आप पढ़ के आए हो, फिर भी मैं यहां बताना चाहूंगा। मेनली 2 तरह के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो मेनली 3 पॉइंट पर इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। दोनों ही शेयर कैपिटल है, दोनों ही शेयर्स हैं, और उनके होल्डर्स दोनों ही शेयर होल्डर्स हैं। फिर डिफरेंस क्या है सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 राइट मिलते हैं, 2 प्रायोरिटीज मिलती हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होती है। कंपनी जब भी डिविडेंड यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो पहले प्रॉफिट प्रेफरेंस को देगी, क्योंकि उनको प्रेफरेंस है। किस चीज का प्रेफरेंस है, प्रॉफिट पहले लेने का प्रायोरिटी राइट। फिर प्रॉफिट बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। सेकेंड राइट, जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी, बंद होगी, वाइंड अप होगी, तो पहले कैपिटल रिटर्न प्रेफरेंस की होगी, और फिर पैसा बचेगा तो इक्विटी की कैपिटल रिटर्न होगी। अब ये 2 प्रायोरिटी राइट लेने की वजह से उनको 2 चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। पहला, उनको डिविडेंड पहले मिलेगा लेकिन फिक्स रेट से मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो भी ज्यादा नहीं मिलेगा। इक्विटी को बाद में मिलेगा, लेकिन जितना बचा हुआ प्रॉफिट है वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। दूसरा, वोटिंग राइट कॉम्प्रोमाइज होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के डिसीजंस में वोट करने का राइट है,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो राइट कुछ सर्कमस्टेंसेस में ही मिलता है, अदरवाइज उनके पास वो राइट नहीं होता। एंड सच सर्कमस्टेंसेस आर, यदि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया है, 2 साल से प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने उनको डिविडेंड नहीं दिया, तो उनको वोटिंग राइट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि कोई ऐसा मैटर है जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स का इंटरेस्ट है और उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो वहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है। बट रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज में सिर्फ वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही होता है। ये दोनों का मेन डिफरेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। हमारा पूरा सिलेबस प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात नहीं करता है, हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स का ही बात करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं करेंगे। वैसे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ आर सेम। ठीक है, अब कैपिटल को क्लासिफाई किया है और ये क्लासिफिकेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर इस क्लासिफिकेशन को शो करना होता है। कंपनी की शेयर कैपिटल को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला ऑथराइज्ड कैपिटल, सेकंड नॉमिनल कैपिटल, जिसे हम इशूड कैपिटल बोल रहे हैं, इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड इज नॉमिनल, सेकंड इशूड कैपिटल, थर्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल का भी 2 पार्ट होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये 4 पार्ट में आपका पूरा कैपिटल बाइफ्रिकेटेड रहेगा और ये आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा अभी, बाकी आइडिया हम जब बैलेंस शीट पे जाएंगे और बैलेंस शीट को समझेंगे तो ये चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। इससे पहले एक चीज, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल का मतलब, कंपनी जब भी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है तो कंपनी डिसाइड करती है कि हम टोटल कितनी कैपिटल के साथ बिजनेस करेंगे, अभी नहीं, इन फ्यूचर ऑल्सो। हमने डिसाइड, कभी भी जाके हम 100 लाख तक की कैपिटल रखेंगे या 100 CR तक की कैपिटल रखेंगे, तो कंपनी वो 100 CR का कैपिटल मेंशन कर देती है अपने एओए में और वो उसकी बन जाती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब इफ कंपनी कभी भी कैपिटल रेज करेगी तो वो कहां तक रेज कर सकती है, 100 CR तक, जो भी उसने ऑथोराइज्ड डिसाइड किया है वहां तक रेज कर सकती है। और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी डिटेल में चला जाता है कि ये जो 100 CR का कैपिटल हमने डिसाइड किया, इसमें कितना प्रेफरेंस कैपिटल होगा, कितना इक्विटी होगा, क्या फेस वैल्यू होगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। इस ऑथराइज का मेन बैलेंस शीट में कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरह से मैक्सिमम सीलिंग है कि कंपनी कितनी कैपिटल रेज कर सकती है। ओके, फिर क्वेश्चन, क्या कंपनी ने अपनी ऑथराइज कैपिटल डिसाइड कर दी और कभी कंपनी को उससे ज्यादा कैपिटल रेज करनी है तो नहीं कर सकती? क्या कर सकती है, उसे बस अपने एओए में अमेंडमेंट लाना होगा, रिजोल्यूशन पास करना होगा और अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा देना होगा। फाइन, तो ये एक सिर्फ वैल्यू है जो आपको मेंशन करनी है। देन आता है इशूड कैपिटल। पहले इशू का प्रोसीजर समझोगे तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। कंपनी जब भी शेयर इशू करती है पब्लिक को तो क्या प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को एक बार यहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि चीज समझ में आए कि क्या उसका मेन प्रोसीजर रहेगा। इशू प्रोसीजर क्या होता है और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, वो दोनों चीज समझिएगा। सबसे पहले कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी को कितना कैपिटल रेज करना है। सपोज कंपनी को 10 लाख रुपीस का कैपिटल रेज करना है। अब यदि कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू
10 रुपए है तो कितने शेयर पब्लिक को ऑफर करेगी? वो 1 लाख शेयर्स ऑफर करेगी। एक शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू का है, कंपनी को टोटल 10 लाख का कैपिटल रेज करना है, तो 1 लाख शेयर्स वो पब्लिक को ऑफर करेगी। ऑफर करने के लिए सबसे पहले वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिस प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपनी पूरी डिटेल, शेयर कितने शेयर इशू ऑफर हो रहे हैं, किस प्राइस पे हो रहे हैं, कंपनी इस पैसे का क्या करने वाली है, कंपनी का पास रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल्स एंड ऑल, सारी डिटेल के साथ एक, इट्स जस्ट एन इनविटेशन लेटर टू द पब्लिक कि सर हम अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, इफ यू वांना शेयर, यू वांना बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी तो आप आइए और हमें अप्लाई करिए। ऑन दैट नोट के जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर होगा वो कंपनी को शेयर लेने के लिए एप्लीकेशन देगा कि सर हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। एप्लीकेशन के साथ उसे कंपनी को कुछ अमाउंट भी देना होगा। मैं अभी मान के चल रहा हूं कि कंपनी 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में ही दे रही है, नो प्रीमियम इज दैट, ठीक है। तो टोटल एक शेयर पे आपको कितना रुपए देना है कंपनी को? 10। अब आप ये 10 रुपए कब देंगे कंपनी को? एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग और एट द टाइम ऑफ कंफर्मेशन दैट कंपनी इज अलॉटिंग शेयर्स टू यू। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, जब भी आप कंपनी को अप्लाई करेंगे, जब भी आप अप्लाई करेंगे, शेयर होल्डर अप्लाई करेंगे, तो विद एप्लीकेशन आपको कंपनी को मनी शेयर देनी है। सपोज अ शेयर होल्डर अप्लाइंग फॉर 1000 शेयर्स, मुझे 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैं कंपनी को 10,000 रुपीज ट्रांसफर करूंगा, 10 रुपए पर शेयर, 1000 शेयर्स के लिए 10 रुपीज, 10,000 रुपीज एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन के साथ जो मनी दे रहा हूं दैट इज नोन एज एप्लीकेशन मनी। मैं कंपनी को एप्लीकेशन मनी दूंगा और कंपनी को अप्लाई करूंगा। देन कंपनी विल डिसाइड कि उसे मेरे को शेयर देना है या नहीं देना। यदि कंपनी मुझे शेयर्स अलॉट करती है तो वो 10,000 रख लेगी और मुझे शेयर होल्डर बना देगी, दैट इज नोन एज अलॉटमेंट। और यदि कंपनी मुझे शेयर्स नहीं देती है तो कंपनी वो 10,000 रुपीज मेरे रिफंड कर देगी और मुझे रिग्रेट लेटर सेंड कर देगी कि वी आर नॉट अलॉटिंग शेयर्स टू यू, और ये आपका 10,000 वापस ले लो। पूरा 10,000 देना है, इट्स कंपनीज चॉइस कि कंपनी पूरा 10 रुपीज ऑफ फेस वैल्यू वन शॉट में आपसे लेना चाहती है या कंपनी इसे इंस्टॉलमेंट में ले सकती है। यस, कंपनी ये 10 रुपए एक साथ भी ले सकती है और कंपनी ये 10 रुपए इंस्टॉलमेंट में ले सकती है। कितनी इंस्टॉलमेंट? तो कंपनी टोटल 3 पार्ट में ये मनी कलेक्ट कर सकती है। एक, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको बोलती है एप्लीकेशन के साथ दो। दूसरा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जब कंपनी आपको शेयर्स अलॉट कर देती है कि हाँ आज से आप हमारे शेयर होल्डर हैं, तब आपसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेती है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और उसके बाद जब कंपनी को फर्दर रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी डिसाइड करेगी, तब वो आपसे कॉल करेगी और आपसे रिमेनिंग पैसा ले लेगी, दैट इज नॉन एज कॉल मनी। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के साथ, दूसरी इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के साथ, तीसरी इंस्टॉलमेंट कॉल के साथ। कॉल पे कितनी कॉल करे, कितनी बार कॉल करेगी, वो कंपनी की चॉइस है कि वो एक ही कॉल में सारा ले ले या आपसे 3 टाइम कॉल कर सकती है। 10 रुपए लेने हैं, 2 रुपए उन्होंने एप्लीकेशन के साथ ले लिया, से 3 रुपए उन्होंने एप्लीकेशन के साथ ले लिया कि सर 3 रुपए तो एप्लीकेशन के साथ भेजो। अलॉटमेंट पे बोला 3 रुपए और दे दो, अभी कितना और बचा? 4 एक साथ एक कॉल करके ले सकती है, या फर्स्ट टाइम कॉल कर रही है बोले 2 रुपए और दे दो, फिर सेकंड टाइम कॉल कर रही है कि चलो अब 1 रुपया और दे दो, और फाइनली तीसरी बार कॉल करेगी बचा हुआ 1 रुपया लेने के लिए। ये पूरा कंपोजिशन ऑफ इंस्टॉलमेंट कंपनी विल डिसाइड कि उसे कैसे लेना है। पूरा एक साथ हाँ ले सकती है, पूरा एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, यस, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस कॉल, कॉल में भी 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, दैट कंपनी विल डिसाइड, टोटली कंपनी विल डिसाइड।
रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि कब कब उसको कैश का जरूरत रहेगा, और थोड़ा कन्वीनियंसी के बेसिस पे कि शेयर होल्डर भी ज्यादा बर्डन फील ना करे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले ले। मेन पर्पस शेयर होल्डर के बर्डन का होता नहीं है, मेन पर्पस होता है कि उनकी कैश की लिक्विडिटी की। अभी मुझे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, 10 लाख रुपए का जरूरत है, इनिशियली 4 लाख ही चाहिए, जब जरूरत होगी तब लेंगे, वरना वो बैंक में पड़ा रहेगा। वो कुछ भी रीजन हो सकता है, ये थेरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। मैंने तो स्टॉक मार्केट में, मुझे 18 इयर्स हो गए, मैंने 18 इयर्स की अपनी स्टॉक मार्केट लाइफ में किसी भी कंपनी को इस तरह से इंस्टॉलमेंट में मनी लेते हुए नहीं देखा। कंपनी, जितनी भी कंपनी शेयर्स अलॉट का ऑफर करती है, वो पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ लेती है इन एडवांस। अब जैसे ही कंपनी शेयर आपको अलॉट करेगी, यू विल बिकम शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, और उसने जितना कैपिटल का पोर्शन आपसे लिया है, दैट इज नोन एज पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। अभी अलॉटमेंट तक कितना लिया? 6 रुपए, तो कंपनी की पेड अप कैपिटल कहलाएगी 6 रुपीस। इशू कितना, कितने शेयर इशू किए कंपनी ने? 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स इशू किए? 1 लाख। तो ये 1 लाख ऑफ 10 ईच, दैट बिकम इशूड कैपिटल 10 लाख। अब इस इशूड कैपिटल में से अभी एप्लीकेशन पे ही लिया है, सबने सब्सक्राइब कर लिया, सारे शेयर होल्डर आ गए, 1 लाख पूरा इशू हो गया, तो वो 1 लाख शेयर्स बन जाएंगे सब्सक्राइब्ड। अब सब्सक्राइब में 10 रुपए पूरे आ गए हैं, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और यदि भी 10 रुपए पूरे नहीं मांगे गए हैं, तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। इस तरह से ये 4 कैटेगरी में टोटल आपका डिवाइड होगा। यहां तक इस वाले पार्ट को 2 मिनट रीड करिएगा प्लीज। आता हूं मैं, आता हूं। क्या समय हो गया? क्या ज्यादा हो गया? ओके, कल कंटिन्यू करते हैं।